So hello दोस्तों, I am Abhinav Sharma, second year MBBS student from a government medical college in my own state. Here we are together to deal with a common topic that is inflammation. हर टॉपिक को कवर करने का एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है कि हम उसको फर्दर डिवाइड कर लेंगे स्मॉल सब कैटेगरीज के अंदर, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन हो सके। जैसे इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को सबसे पहले सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, फिर कार्डिनल साइंस देखेंगे, फिर टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होती हैं दोनों टाइप ऑफ रिएक्शंस में, या एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, दोनों में अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होती हैं, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, मेडिएटर्स कौन कौन से होते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, कौन कौन से मेडिएटर्स इन्वॉल्व होती हैं, एंड फाइनली वुंड हीलिंग को भी हम लोग इसी कॉमन टॉपिक के अंदर डील करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन। तो इन्फ्लेमेशन को समझने के लिए आप इस तरीके से समझें कि इन्फ्लेमेशन क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। अगर आपने यहाँ पर हिट किया है तो इस केस में माइक्रो लेवल पर वेसल्स की डैमेज हुई होगी, सेलुलर डैमेज माइक्रो लेवल पर हुई है। हालांकि आपको ये चीज अपीयर नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी माइक्रो लेवल पर सेलुलर इंजरी यहाँ पर हुई होगी। तो बॉडी विल ट्राई टू मैनिफेस्ट द चेंजेस विच हैज अकर्ड इन टर्म ऑफ द सेलुलर इंजरी। यहाँ पर जो इंजरी हुई है तो उस केस में बॉडी उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगी। तो अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो ये एक टाइप का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होगा। तो बॉडी की तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली है क्या? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इन विच certain proteins, certain mediators are formed inside the blood and they are transported from the circulatory system to the site of the injury. इस चीज को ध्यान रखें। तो ये हो गया हमारा कवर डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है, इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं। दूसरा, कार्डिनल फीचर्स या कार्डिनल साइंस क्या होते हैं। क्या चीज आपको दिखेगी जिससे आप ये चीज रिप्लाई करेंगे, हाँ भाई यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मैंने यहाँ पर हिट किया तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरीके से पता चलेगी। तो उसके कुछ ना कुछ कार्डिनल साइंस है, 5 कार्डिनल साइंस है, उसको हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहला जो कार्डिनल साइन है वो है रूबर। ठीक है, रूबर मीन्स रेडिनेस। आर खुद इंडिकेट कर रहा है कि हाँ वहां रेडनेस मिलेगी। मैंने यहाँ पर आपको हिट किया तो थोड़ी देर बाद आपके फादर ने आपको स्लैप किया, गाल पर स्लैप किया, तो आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे, वहां पर थोड़ी देर के लिए रेडिनेस आपको देखने को मिल जाती है। तो पहला जो है उसको साइंटिफिकली जिसको बोलते हैं रूबर मीन्स रेडिनेस देखने को मिलेगी। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? कैलर देखने को मिलेगा। कैलर मीन्स कैलोरी। कैलर केम फ्रॉम द वर्ड कैलोरी, मीन्स वहां पर एनर्जी का राइज होगा, टेम्परेचर का राइज देखने को आपको मिलेगा। तो अगर यहाँ पर आपको झापड़ पड़ा हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले तो रेडिनेस आपको देखने को मिलेगा, फिर वहां पर आपको गर्माहट का भी अंदाजा होगा, मीन्स वहां पर कैलोरी मीन्स कैलर देखने को मिलेगा, मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। थर्ड अगर बात करें, रूबर, कैलर, डॉलर देखने को मिलेगा। डॉलर, अक्षय कुमार का प्रचार, आराम का मामला। डॉलर मीन्स पेन, वहां पर आपको पेन सेंसेशन भी देखने को मिलेगा। एंड फोर्थ वन, ट्यूमर। ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ट्यूमर मीन्स अगर नॉर्मल लेआउट लैंग्वेज में बात करते हैं, ट्यूमर का सेंस क्या होता है? एब नॉर्मल मास बॉडी के अंदर अगर डेवलप हो रहा है तो सीधी बात वहां स्वेलिंग डेवलप होगी ना, तो ट्यूमर स्वेलिंग देखने को मिलेगा। एंड द फिफ्थ मोस्ट जो कि एमबीबीएस में ही इंक्लूड होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंसियोलीजा, LAESA मीन्स वहां पर लॉस ऑफ फंक्शन भी देखने को मिलेगा। ये फंसियोलीजा जो वर्ड है वो रोडोल्फ वर्चो चाचा ने दिया था। ठीक है, अब एक फंक्शन को याद करने के लिए हम रोडोल्फ जी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? ये इन्वॉल्व विर्चाओ अंकल को इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि विर्चाओ अंकल का रिलेशन बहुत सारी चीजों से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन्होंने इनको मॉडर्न पैथोलॉजी के फादर भी बोले जाते हैं, ये रोडोल्फ अंकल। ठीक है, इस वजह से रोडोल्फ विर्चाओ का नाम जानना जरूरी है। दूसरा, इन्होंने वर्चाओ स्पेस की खोज की थी। वर्चाओ स्पेस क्या है? These are the perivascular space which is found in the brain. ब्रेन के अंदर कुछ पेरीवेस्कुलर स्पेसेस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं विर्चाओ स्पेस। तो इस वजह से रोडोल्फ वर्चो का नाम याद करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। थर्ड एक चीज और है, वर्चाओ नोड्स। ठीक है, वर्चाओ नोड्स क्या है? These are the supraclavicular, क्लेविकल के ऊपर कुछ ऐसे नोड्स, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के मेटास्टासिस में रोल प्ले करते हैं। इस वजह से हमें वर्चाओ का नाम याद करना जरूरी हो जाता है। तो वर्चाओ नोड्स। फंसियोलीजा हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि फंसियोलीजा वर्ड जो था विर्चाओ ने ही दिया था, तो इस वजह से भी हमें इनका नाम जानना जरूरी है। एंड द फोर्थ एंड नॉट ओनली इज विर्चाओ ट्राइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विर्चाओ ट्राइड भी किसने दिया था? विर्चाओ अंकल ने दिया था। विर्चाओ ट्राइड कहता क्या है? विद इन 2 मार्क्स ये क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया जा सकता है। विर्चाओ ट्राइड बहुत आसान है। विर्चाओ का कहना था कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन या कोगुलेशन, हम अगर बेसिकली बात करें तो कोगुलेशन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। बिना इन 3 फैक्टर के कोगुलेशन हो ही नहीं सकता है।
ये चीज विरचाव ने बताया। सबसे पहला इन्होंने बोला कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड तभी होगा या प्लेटलेट एग्रीगेशन तभी होगा जब एंडोथीलियल डैमेज होगा। इसी वे में आपको रिप्रेजेंट करना, इस ट्रायंगल के फॉर्म में ही आपको एग्जाम में भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो पहला क्या होना चाहिए, एंडोथीलियल डैमेज। सीधी सी बात है कि जब एंडोथीलियल इन द सेंस ब्लड वेसल्स की अंदर की लाइनिंग्स, जब इनके अंदर डैमेज होगा तभी तो तुम्हारी कोगुलेशन प्रोसेस या कोगुलेशन कैस्केड्स स्टार्ट होंगी। तो सीधी सी बात है कि पहला क्या होना चाहिए, एंडोथीलियल डैमेज होना चाहिए। एंडोथीलियल डैमेज होगा तो उस केस में दो चीजें होंगी ना, या तो ब्लड फ्लो धीरे हो जाएगा, या तो स्टैसिस ब्लड फ्लो होगा, या तो बहुत ज्यादा टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा। ठीक है। और तीसरा, अगर ये दोनों चीजें होंगी तो हाइपर कोगुलेबिलिटी देखने को मिलेंगी। ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि प्लेटलेट के द्वारा कोगुलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, मतलब कोगुलेशन या थ्रोम्बोसिस। मोस्ट बार आप देखें कि थ्रोम्बोसिस तभी होगा जब एंडोथीलियल डैमेज पाया जाएगा, स्टासिस या टर्बुलेंट ब्लड फ्लो पाया जाएगा और हाइपर कोगुलेबिलिटी। ये तीन चीजें अगर प्रेजेंट हैं तो ही उस केस में थ्रोम्बोसिस प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन डिफरेंट बेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड के बेस पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से फ्लूइड है। तो सीरस फ्लूइड है तो सीरस इन्फ्लेमेशन, प्लूरेंट है तो प्लूरेंट इन्फ्लेमेशन, फिब्रिनस है फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन, एंड फोर्थ वन इज कैथरल। अगर वाटरी प्लस म्यूकस दोनों टाइप के तुम्हें फ्लूइड अगर उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, उस टाइप के इन्फ्लेमेशन बोलते हैं कैथरल इन्फ्लेमेशन। फर्दर अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं इन सब चीजों को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड के बेसिस पर अगर बात करते हैं तो फ्लूइड के बेसिस पे जो डिवीजन है वो सबसे पहला होता है सीरस इन्फ्लेमेशन हो सकता है, दूसरा फिब्रिनस हो सकता है, तीसरा प्लूरेंट हो सकता है और चौथा कैथरल हो सकता है। कैथरल मीन्स इसके अंदर म्यूकस भी प्रेजेंट होगा प्लस वाटरी भी प्रेजेंट, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इसका एग्जांपल कॉमन कोल्ड हो गया। तो याद करना बहुत आसान है। तो फ्लूइड के बेस पर अगर देखते हैं सीरस वाटरी सिक्रीशन है तो उसके सीरस इन्फ्लेमेशन, फाइबर्स अगर मिल रहे हैं उस इन्फ्लेमेशन के, फिब्रिनस पस मिल रहा है तो प्लूरेंट, एंड कैथरल म्यूकस प्लस वाटर अगर दोनों मिल रहे हैं तो उसके इसमें कैथरल इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन के बेसिस पर अगर डिवाइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। नाम से क्लियर है कि इसका जो ऑनसेट होगा, एक्यूट का जो ऑनसेट होगा वो कैसा होगा, फास्ट ऑनसेट होगा या अर्ली ऑनसेट होगा। वहीं पर अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो इसका जो ऑनसेट होगा वो डिलेड होगा, बहुत दिनों में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब एक्यूट और क्रॉनिक को अगर और थोड़ा डीप में देखें तो जो मेन डिफरेंस होता है वो सेल टाइप में डिफरेंस होता है। जैसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, द मेजर सेल विच इज इन्वॉल्व इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन इट इज न्यूट्रोफिल। ठीक है। वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं तुम्हारे, या पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल्स। ये दो सेल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड के अंदर जो सेल्स देखने को मिलती हैं एक्यूट फेज के अंदर वो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, WBC देखने को मिलती हैं। इन प्लेस ऑफ द न्यूट्रोफिल यहाँ पर ल्यूकोसाइट देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो मैक्रोफेजेस देखने को मिलती हैं, WBCs देखने को मिलते हैं आपको, और इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये सेल्स होती हैं जो कि तुम्हें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। इसका भी एक एग्जांपल आता है, दैट इज क्रॉनिक स्यूडोमोनास इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक स्यूडोमोनास इन्फ्लेमेशन में अगर देखते हैं तो उस केस में यहां पर न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलती है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है। ये बेसिकली हम लोग डिवाइड कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन फास्ट एंड अर्ली होता है, फिर न्यूट्रोफिल्स एंड PMN सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती है, एक्सेप्शन देख लिया हम दोनों लोगों ने। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अब फर्दर हम बात करते हैं कौन कौन से व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, उसको भी हम लोग फर्दर देखेंगे।
तो बात करते हैं विच आर द स्टेप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। स्टेप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो इस चीज को ध्यान दें कि जो स्टेप्स होते हैं उनको दो क्राइटेरियन डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि वेस्कुलर इवेंट्स होते हैं या वेस्कुलर स्टेप्स होते हैं, और कुछ होते हैं सेलुलर इवेंट्स होते हैं या सेलुलर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, बारी बारी हम लोग देखेंगे। वेस्कुलर इवेंट्स की अगर बात करते हैं तो वेस्कुलर इवेंट्स में जो वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं बहुत बड़ी कोई वेसल्स नहीं होती हैं, छोटी छोटी वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे आर्टेरियोल्स हो गए, वेन्यूल्स हो गए, कैपिलरीज हो गए। दीज आर द वेसल्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द वेस्कुलर इवेंट्स। एंड सेलुलर स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ बेसिकली डब्ल्यूबीसीज इन्वॉल्व होती हैं तुम्हारी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैड मेड ए हिट ऑन ए पोर्शन या सेलुलर इंजरी अगर माइक्रो लेवल पर हुई है, द फर्स्ट वेस्कुलर रिस्पॉन्स दैट द बॉडी विल जनरेट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। बॉडी ब्लड वेसल्स को उस जोन में कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी जिससे कि ब्लड उन वेसल से बाहर ना जा पाए। तो फर्स्ट इवेंट जो देखने को मिलेगा वो ट्रांजिएंट इवेंट होगा, बहुत थोड़े समय के लिए ही होगा, बट वहां पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किसके जरिए होगा? ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सेरोटोनिन के जरिए होगा। ठीक है, दूसरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो ये ट्रांजिएंट है, विद इन सेकंड के लिए होगा। फिर वो किसके द्वारा फॉलोड किया जाएगा? वो फॉलोड किया जाएगा वैसोडाइलेशन। पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, अब वैसोडाइलेशन होगा। तो जब वैसोडाइलेशन उस पॉइंट पर होगा तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा? वैसोडाइलेशन। ये वेसल्स थी, ये कॉन्स्ट्रिक्ट थी, पहले ब्लड जा नहीं पा रहा था, अब डायलेट हुई। जब डायलेट होंगी तो ब्लड तेजी से मूव करेगा। जब ब्लड तेजी से मूव करेगा तो उसके अंदर जो प्रेजेंट डब्ल्यूबीसीज हैं, डिफरेंट टाइप प्लाज्मा सेल्स हैं, वो भी तेजी से मूव करेंगे। तो रिएक्शन टाइम्स बढ़ेंगे, तुम्हारे रिएक्शन का अमाउंट बढ़ेगा। जब रिएक्शन कहीं पर ज्यादा हो जाती है तो वहां हीट जनरेट होता है, और वैसोडाइलेशन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर हीट का जनरेशन होगा, रेडनेस देखने को मिलेगी वहां पर उस पॉइंट पर। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? पहला वेस्कुलर इवेंट हुआ ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा क्या हुआ? वैसोडाइलेशन। तो थर्ड मोस्ट देखने को मिलता है वो होता है इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी। इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी। ये वेसल्स हैं तो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, तो इनके बीच से इनमें परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी इन कैपिलरीज में। तो उसकी वजह से जो ब्लड होगा, जो डब्ल्यूबीसीज होंगे, जो प्लाज्मा सेल्स होंगे, वो कहाँ आएंगे? ईसीएफ में आकर इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। जब ईसीएफ में आना शुरू होंगे तो इसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, और जो फोर्थ चीज होगी वो होगी स्टासिस। खुद ध्यान से देखो, यहां पर स्टासिस मतलब स्लो ब्लड फ्लो। क्यों होगा? क्योंकि सारे इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी के चलते बहुत सारा प्लाज्मा ईसीएफ में चला आया। ठीक है, तो यहां पर प्लाज्मा या एंड वी नो दैट 90 to 92% ऑफ वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो सारे का सारा जब पानी 92% पानी जब तुम्हारा ईसीएफ में चला आया, थोड़ा बहुत पानी केवल यहां बचा ना, डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा ये भी तुम्हारे कहां चले आए? बाहर चले आए। यहां बचा क्या? केवल आरबीसी बची। आरबीसी विथ लेस प्लाज्मा कंटेंट ये बचा। इसकी वजह से क्या होगा? विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, तो ब्लड का फ्लो क्या होगा? स्लो हो जाएगा तुम्हारा। तो उस केस में वहां पर स्टासिस देखने को मिलेगी। तो काज ऑफ स्टासिस इज वेस्कुलर परमेबिलिटी। वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हुई जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी का अमाउंट यहाँ पर कंसंट्रेट हो गया, जिसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हुई, ब्लड फ्लो स्टासिस हो गया, स्लो हो गई ब्लड फ्लो। ये सारे वेस्कुलर इवेंट्स देखने को मिलती हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के में। अब अगर बात करते हैं कि वेस्कुलर परमेबिलिटी, ये हॉलमार्क होता है। ठीक है, हॉलमार्क मतलब मेन काज क्या है? if we just have look on the cause of the increase in vascular permeability, तो आप देखो ये कोई ब्लड वेसल है, इसके अंदर वाली लाइनिंग पर क्या है? एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं। तो वेस्कुलर परमेबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, इस वेसल से सब्सटेंस बाहर आ रहे हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका काज क्या हो सकता है? बात करूं काज ऑफ इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने के कौन कौन से काज हैं? सबसे पहले आता है एंडोथेलियल गैपिंग। ठीक है, एंडोथेलियल गैप थ्योरी क्या कहती है? जैसे ये एंडोथेलियल सेल्स हैं तुम्हारे ब्लड वेसल्स के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो एंडोथेलियल कहलाती है। उसके अंदर की लाइनिंग जो है, तो ये सेल्स जो होती है उनके अंदर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन होता रहता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन जो होते हैं
वो यहाँ पर क्या क्रिएट करते रहते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन क्रिएट करते रहते हैं। तो जब तुम खुद बताओ, जब वैसे यहाँ वैसो डायलेशन हो रहा होगा तो उस समय पर, उस इंस्टेंट पर यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स जो होंगे वो जनरेट हो जाएंगे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से एंडोवेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी और डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन, वो सब बाहर आ जाएंगे। तो पहला काज क्या हो गया, एंडोथेलियल गैपिंग। दूसरा जो काज होता है वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करने का, वो होता है तुम्हारा डायरेक्ट इंजरी। अब डायरेक्ट इंजरी किससे हो सकती है, डायरेक्ट सन इंजरी हो सकती है कि धूप में बहुत देर तक तुम खड़े हो, जिसकी वजह से तुम्हारे क्या होते हैं, कुछ पोर्स क्रिएट हो जाए, कुछ रप्चरिंग हो जाए, कुछ डैमेज हो जाए तुम्हारे ब्लड वेसल्स में, तो डायरेक्ट सन इंजरी हो सकती है। सेप्सिस हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो गया तुम्हारा, तो उस केस में भी तुम्हारा वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तीसरा बर्न हो गया, तो उस केस में वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो दूसरा रीजन हो गया डायरेक्ट इंजरी के चलते। तीसरा जो होता है वो होता है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता रहता है, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स अकर, तो उस केस में जो एंडोथेलियल सेल्स होती है ना तुम्हारी, उनके बीच में गैपिंग्स होती हैं और इन गैपिंग्स में लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस दौरान इन लीकी चैनल्स के जरिए जो कंटेंट होता है वो बाहर ओज आउट कर जाता है। मतलब वेस्कुलर परमेबिलिटी का एक रीजन एंजियोजेनेसिस भी होता है। ये जब मैच्योर हो जाती है ब्लड वेसल्स, तो इनके बीच में ये चैनल्स जो होते हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं और ये एंडोथेलियल सेल्स जो थी कंटिन्यूअस हो जाती है। जब कंटिन्यूअस हो गई तो वहां से बाहर निकलने का चांस ही नहीं है, तो वहां पर वेस्कुलर परमेबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर न्यूली फॉर्म वेसल्स हैं तो उस केस में जब एंजियोजेनेसिस हो रहा है तो वहां पर वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो ही जाती है। चौथा जो रीजन है इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी का, जो चौथा काज है वो है तुम्हारा कि डब्ल्यूबीसी मेडिएटर्स, कि कुछ डब्ल्यूबीसी कुछ ऐसे मेडिएटर्स को रिलीज करती है जो कि खुद जाकर वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये सारी, और पांचवा एक चीज और इन्वॉल्व कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, फिफ्थ वन हो सकता है तुम्हारा वीवी ऑर्गेनलीज। वीवी ऑर्गेनली क्या है, वेसिकुलो वैकुलर ऑर्गेनलीज। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनलीज होती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके जरिए एक सेल से दूसरे सेल्स में कनेक्शन हुआ रहता है, तो यहाँ का फ्लूइड इस तरह मूव कर सकता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है तुम्हारा इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी का। तो जो हमने पढ़ लिया एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वेस्कुलर परमेबिलिटी के काजेस कौन कौन से हैं, और इसके अलावा एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन कौन से वेस्कुलर स्टेप्स होते हैं, उसको हम लोग डील कर चुके हैं। अब आते हैं सेलुलर स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशंस एंड इट इज मेडिएटेड विद द हेल्प ऑफ द डब्ल्यूबीसी। सेलुलर इवेंट्स विच अकर इन केस ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसको याद करने के लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, तो इसको याद करने के लिए आप इस ट्रिक को याद करें, एम रैट कॉप। ये याद रहेगा तो सारे इवेंट्स आपको याद रहेंगे। तो एम सबसे पहला क्या होता है, मार्जिनेशन होता है। हमने बताया कि वेस्कुलर इवेंट्स के दौरान वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। तो जब वेस्कुलर परमेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई थी तो सारा का सारा प्लाज्मा जो है, मतलब मेजॉरिटी, सारा तो नहीं कहेंगे, मेजॉरिटी ऑफ प्लाज्मा जो होते हैं वो ईसीएफ में आ जाते हैं। डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा प्रोटीन भी ईसीएफ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आरबीसी बचती है, वो आरबीसी जो पहले नॉर्मल कंडीशन में टर्बुलेंट फ्लो का पार्ट था, मतलब सेंटर मूव कर रही थी, अब फ्लूइड का अमाउंट कम होने की वजह से ये सब की सब मार्जिन पर आकर इकट्ठा होने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो कुछ हैं वो सब मार्जिन पर आकर इकट्ठा होने शुरू हो जाती है, इसी को बोलते हैं मार्जिनेशन। तो मार्जिनेशन का क्या क्या काज हो सकता है, तो इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व कर लेंगे। वो सारी चीजें जो कि वेस्कुलर परमेबिलिटी को एनहांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो सभी मार्जिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप जो हो गया, जो कि फर्स्ट सेलुलर इवेंट विच अकर्स इज मार्जिनेशन। सेकेंड वन इज रोलिंग। ठीक है, अब होगा क्या कि मैंने बताया कि जो भी तुम्हारे आरबीसी, जो भी डब्ल्यूबीसी हैं, वो तुम्हारे मार्जिन पर आकर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती हैं। अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो डब्ल्यूबीसी है वो रोल करना शुरू करेंगी। ये देखो, ये रोलिंग करना शुरू करेंगी इसी एंडोथेलियल सेल्स पर। मान लो यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स हैं, एंडोथेलियल लाइनिंग है, तो उस पर वो रोल करना शुरू करेंगी। क्यों? क्योंकि उनको इन्फ्लेमेशन का एक रीजन इन्फेक्शन भी हो सकता है। मान लो कहीं पर बैक्टीरिया इन्वेट करके रखा हुआ है, अब वहां तक उनको पहुंचना तो है ना, डब्ल्यूबीसी ही वो मेडिएटर्स है जो कि उन बैक्टीरिया को मारेंगे, तो उन सेल्स को, कुछ सर्टेन सेल्स को वहां तक मूव तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले उसके लिए मार्जिनेशन हुआ कि वो मार्जिन पर आकर इकट्ठा हुई। दूसरा क्या, अब वो रोल करते करते उस बैक्टीरिया तक पहुंचेंगे,
ठीक है, तो उसके लिए रोलिंग जरूरी है। अब इस रोलिंग, ये जो रोलिंग हो रही है अपने आप तो होगा नहीं, यहाँ पर भी कुछ मेडिएटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि रोलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें आता है सेलेक्टिन्स। ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंडोथीलियम से डब्ल्यूबीसी का कनेक्शन को वीक कर देते हैं, उनके एडिशन को वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से रोल आउट होकर इस बैक्टीरिया तक पहुंच सकें। तो सेलेक्टिन प्रोटीन्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है रोलिंग के लिए। सेलेक्टिन प्रोटीन बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे ई सेलेक्टिन होती है, एल सेलेक्टिन होती हैं, पी सेलेक्टिन होती हैं। नाम के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। जैसे ई सेलेक्टिन ये एंडोथीलियम पर प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पर ही प्रेजेंट होती हैं। एल सेलेक्टिन जो होती है वो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और पी सेलेक्टिन जो होती है वो प्लेटलेट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो होती है वो रोलिंग में मदद करती हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप। मार्जिनेशन हो गया, रोलिंग हो गया, तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग एडहेशन। स्ट्रॉन्ग एडहेशन होता है कि डब्ल्यूबीसी मान लो 4 मीटर इनको मूव करना था, तो 4 मीटर रोल करके पहुंच गई। अब इनको रोकना भी तो पड़ेगा, भाई ठहर जा, अब ठहर जाओ वहां पर। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मूव करती चलिए, जिंदगी भर दौड़ ही रहे हैं। तुम भी अगर मैराथन दौड़ते हो तो एक पॉइंट पे रुकना तो पड़ता है ना, तो उनको रोकना है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग एडिशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स यूज होती है वो होती है इंटीग्रिन प्रोटीन यूज होती है। ठीक है, वो ये मेडिएटर्स होते हैं जो कि उसको रोकते हैं, बोलते हैं भाई 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 रुक जा, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो डब्ल्यूबीसी को रोकने का काम कौन करेगा? इंटीग्रिन्स। अब इंटीग्रिन फर्दर 2 टाइप के होते हैं, या तो वो बीटा 1 इंटीग्रिन हो सकते हैं या तो बीटा 2 इंटीग्रिन हो सकते हैं। बीटा 1 इंटीग्रिन जो होते हैं वो VCAM पर जाकर इंटरेक्ट करते हैं, और बीटा 2 जो होते हैं वो ICAM पर इंटरेक्ट करते हैं। इसकी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको रहने दें, बस ये चीज ध्यान रखें कि बीटा 1 और बीटा 2 ये 2 टाइप के इंटीग्रिन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारे। अब जैसे मैंने बताया कि एक VCAM साइट होता है, एक होता है ICAM साइट्स होते हैं, एंडोथेलियल के ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको जानना ध्यान रहे कि जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है जो कि सेरेब्रल मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस केस में वो जो सेरेब्रल मलेरिया का जो पैथोजन होता है, जो भी तुम्हारे एंटीजेंस होते हैं, वो कहाँ पर बाइंड करते हैं? वो ICAM पर ही जाकर बाइंड करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें। तो मतलब ये साइट्स होते हैं अटैचमेंट के लिए। तो इंटीग्रिन बेसिकली बीटा 1 एंड बीटा 2 होते हैं तुम्हारे, ये स्ट्रॉन्ग एडिशन क्रिएट करते हैं, डब्ल्यूबीसी को फिर से स्टिक कर देते हैं एंडोथेलियम के ऊपर, जिससे वो फर्दर रोल ना कर पाए। तो ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हुए, मार्जिनेशन, रोलिंग, स्ट्रॉन्ग एडिशन। चौथा आता है ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन क्या है? तो बात करते हैं फोर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन। अब ध्यान से देखना, ये ब्लड वेसल था, सबसे पहले क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ। तो सबसे पहले मार्जिनेशन हुआ, तो मार्जिन पर आकर अटैच हुआ। दूसरा डब्ल्यूबीसी का रोलिंग हुआ, तो रोल करते करते एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचे, वहां पर उनको स्ट्रॉन्ग एडिशन मिला, तो डब्ल्यूबीसी यहाँ आकर रुक गए। ठीक है, डब्ल्यूबीसी यहाँ जब आकर रुक गया है, अब इसका ट्रांसमाइग्रेशन होगा। ट्रांसमाइग्रेशन का सेंस क्या होता है? ये जो एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट थी, इनको क्रॉस करके ये डब्ल्यूबीसी बाहर निकल कर आएंगी तुम्हारी। ठीक है, इनको क्रॉस करके ये डब्ल्यूबीसी जो होंगी वो बाहर निकल आएंगी। इसी को बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसमाइग्रेशन के लिए बहुत सारे मेटालोप्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेटालोप्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि ट्रांसमाइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेटालोप्रोटीन्स वो सारे के सारे दे विल जस्ट कम आउट ऑफ द एंडोथेलियम से बाहर चले आएंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेटालोप्रोटीन्स। और इसके बाद अगला स्टेप शुरू होता है जिसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो आ गया तुम्हारा कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में क्या होगा? ये 5th स्टेप है। कीमोटैक्सिस में अब ये जैसे ही ब्लड वेसल्स को लीव करके बाहर आए, तो इनका मोटिव क्या है कि डायरेक्ट उस बैक्टीरिया पर अटैक कर सकें। तो अब ये सीधा सीधा किधर मूव करेंगे? उस बैक्टीरिया की तरफ मूव करेंगे। तो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्सिस। मतलब इनको अब कुछ नहीं दिखने वाला है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर थे, ब्लड वेसल से बाहर आए, सीधा फोकस उनका है भाई मुझे बस डायरेक्ट बैक्टीरिया पर अटैक करना, उसको मार के खत्म, सुपड़ा साफ एकदम। तो उस केस में ये एक टाइप का जो मोशन होगा, मतलब जो कीमोटैक्सिस है, ये एक टाइप का फोकस्ड मूवमेंट है। मतलब इनको और कुछ दिख नहीं रहा है, टारगेटेड मोशन है। ये पूछता है और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है।
कि इनको सीधे जाना है, ये यूनिडायरेक्शनल मोशन है, टारगेटेड मोशन या फोकस्ड मोशन है। तो कीमोटैक्सिस पर यह आता है विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज दिस, इट इज अ टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल एंड टारगेटेड मोशन ऑफ डब्ल्यूबीसी टुवर्ड द बैक्टीरिया। ठीक है, तो कीमोटैक्सिस हो गया। अब बात करते हैं, अब कीमोटैक्सिस में कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये फैक्टर तुम्हारे एक्सोटॉक्सिन भी हो सकते हैं और एंडोटॉक्सिन होते हैं, या एंडोजीनस हो सकते हैं या एक्सोजीनस भी हो सकते हैं। तो एक्सोजीनस जो फैक्टर रिस्पॉन्स रिलीज होंगे, वो बैक्टीरिया जो होता है वो खुद ही कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिससे डब्ल्यूबीसी अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ। और एंडोजीनस कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे तुम्हारे इंटरल्यूकिन 8 हो गया, ठीक है, कुछ कीमोकाइंस होते हैं वो रिलीज होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये एंडोजीनस फैक्टर्स हैं जो कि तुम्हारे बॉडी खुद रिलीज करती है और वो तुम्हारी मदद करती है डब्ल्यूबीसी को कि वो बैक्टीरिया के पास तक मूव आउट करे और वहां पर जाकर उसकी किलिंग क्रिएट कर सके। तो ये था तुम्हारा कीमोटैक्सिस। अब बचता है ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन में क्या ध्यान रखना है, जब डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया तक पहुंचा तो बैक्टीरिया को मोर टेस्टियर बनाने के लिए डब्ल्यूबीसी या जो अदर फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो आसानी से उसको फैगोसाइटाइज कर सकें, इस बैक्टीरिया को कोट कर देगी, उसको एक कवर प्रोवाइड करेगी जिससे जो मैक्रोफेजेस हैं उसको आसानी से पहचान सकें और उसको इजिली फैगोसाइटाइज कर सकें। तो वो जो ऑप्सोनाइजेशन का जो काम होता है, जो ऑप्सोनेट प्रोटीन्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आईजीजी हो सकता है, इसके अलावा फाइब्रिनोजेंस हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं जो कि तुम्हारा ऑप्सोनाइजेशन मदद करते हैं, जैसे C3 भी हो सकता है, C4 भी हो सकता है, C5 भी हो सकता है, ये सब ऑप्सोनाइजेशन क्रिएट करते हैं। ये बैक्टीरिया को देखेंगे, उनके ऊपर एक कोटिंग क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से मैक्रोफेजेस चलती हुई आई और उसने देखा ये बैक्टीरिया है और ऊपर से उस पर क्या लगा हुआ, आईजीजी, फाइब्रिनोजेन, C3B, C4B, C5B, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। तो इसको मजा आ गया भाई, इसके ऊपर बैक्टीरिया तो है, ऊपर से बटर भी लगा हुआ है, कुछ टेस्टी चीज भी लगी हुई है, तो तुरंत जाएगा और इसके ऊपर अटैक कर देगा। मैक्रोफेजेस भी आएंगे, डायरेक्टली इसको फैगोसाइटाइज कर जाएंगी। मतलब फैगोसाइटिक एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए ऑप्सोनाइजेशन किया जाता है। और लास्ट स्टेप जो आता है वो आती है फैगोसाइटोसिस एंड किलिंग। तो फैगोसाइटोसिस इवेंट को बहुत अच्छे से हम लोग डील करेंगे।